ठीक है। ओके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, मनीष सर को, मनीष तिवारी सर जी को प्रणाम करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी सब विद्वान जनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग इस क्लास में आए। और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत सालों का इंतजार था मुझे इस क्लास का, मुझे ही नहीं, इवन बहुत सारे लोगों को। तो आज हमें मौका मिला है सर से कुछ नया सीखने का। ठीक है। तो मनीष सर के बारे में आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। आ, मनीष सर के इंट्रोडक्शन के लिए मैं राहुल जी को इनवाइट करती हूँ। राहुल सर, राहुल सर, आप मनीष सर नमस्कार के बारे मैम। में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रणाम मधु मैडम। नमस्कार। सबसे पहले तो शतक लग गया है यहाँ पे, तो आप लाइव सेशन वहाँ पे लिंक डाल दीजिए। जी। यहाँ पे 100 लोग हो चुके हैं, है ना। हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो है ना। तो गुरु के आने पर लिंक भी पूर्ण हो गया है ना। शतक लग चुका है। और मैं मनीष सर के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब आ, मैंने आज से 8 साल पहले सर से ज्योतिष सीखा था, है ना। और एक ही बार ज्योतिष सीखा, दूसरी बार कभी कहीं जाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। मतलब एक ही बार में सर ने पूर्ण कर दिया। और मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट को हर क्लास में बोलता हूँ कि मेरे गुरु बहुत, है ना, जबरदस्त पढ़ाते हैं, आप मतलब खो जाओगे। और मनीष सर के बारे में कहने को लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैं क्या बताऊं, मतलब हाँ, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि उनका और मेरा मेरा व्यवहार पता है कैसा है। अ, सर का ज्ञान तो बहुत अद्भुत है ही, लेकिन सर का जो प्रेम भावना है ना, वो इतना जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना नॉलेजेबल होने के बाद इतना सरल हो सकता है। इतनी आप जब उन्होंने बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं, और नॉलेज में इतने जबरदस्त हैं कि ज्योतिष जगत का सूर्य कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगा, है ना। ज्योतिष का नॉलेज उस लेवल का नॉलेज है कि आपको, आप जब एक ही लेक्चर पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। सर आप मेरे को मनीष सर, आपको नमस्कार प्रणाम। आप आगे संभालें क्लास को। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवम् सिद्धौघबटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलम् वीरान्नष्टचतुष्कषष्ठिनवकमं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनि मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मनीष तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मधु मैम कहीं ना कहीं पुत्रवत मेरे से स्नेह रखती है, और राहुल जी तो उनके बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। शायद कुछ बोलना ही कम पड़ जाए। जो कुछ बोला शायद कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप सभी आकलन करेंगे कि क्या है। मैं ज्योतिष जगत में कैसे आया, सर्वप्रथम मैं इस पर बात करता हूँ। ज्योतिष जो है मुझको विरासत में मिली हुई है। विरासत में मिलने का अर्थ ये है कि मेरे पिताजी दादाजी दोनों ही ज्योतिषी रहे हैं, और सिद्धांत शास्त्र में इन लोगों की काफी अच्छी पकड़ रही है। ज्योतिष की आधारभूत जानकारी घर से मिला, और चूंकि ब्राह्मण फैमिली में है, कर्मकांड और ज्योतिष इत्यादि से तो हम बचपन से ही जुड़ जाते हैं। कुछ तो ऐसा
घर का एनवायरनमेंट होता है कि हमको उसमें ध्यान देना ही पड़ता है। तो इसी तरह हमको ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त हुई। मेरी बड़ी दीदी भी हैं, वो भी फलित ज्योतिष में उनका अच्छा कमांड है। और बहुत सारे ऐसे गुरुजन जिनसे कहीं ना कहीं मैंने कुछ हद तक सूक्ष्म या स्थूल रूप में ज्योतिष की जानकारी प्राप्त की। जब कॉलेज की शिक्षा पूर्ण हुई, मैं एमटेक करने के लिए मद्रास गया, चेन्नई। वहां पर मुझे कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में जानकारी मिली। वहां से मैंने कृष्णमूर्ति जी के बेटे सुब्रमण्यम सर जी का एक क्लास ज्वाइन किया। लेकिन 2 दिन तो ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने छोड़ दिया वो क्लास। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आना ही था, प्रारब्ध ऐसा लिखा था। ढूंढते रहे, कुछ चीजें मिलती रही, कुछ लोग भी जुड़ते रहे। और ऐसे कर करके मुझे एक सर के बारे में जानकारी मिली, कप्पू गणपति सर जी। उन्होंने कुछ कुछ चीजों को क्लियर किया, कृष्णमूर्ति पद्धति क्या है, कैसे वर्क करता है इत्यादि। फिर मुझे एक हिंदी की एक बुक मिली कृष्णमूर्ति पद्धति पर, सुरेश साहसने जी की लिखी हुई, कृष्णमूर्ति फलित ज्योतिष रहस्य। उसको पढ़ा, उसका अध्ययन क्रमवार चालू किया। उसमें एक जगह आकर मैं फंस गया। वहां पर लिखा था कि कोई ग्रह दशा स्वामी के नक्षत्र, अंतरदशा स्वामी की राशि या अंतरदशा स्वामी के नक्षत्र दशा स्वामी की राशि इसमें गोचर करे तो उस समय घटना हो जाती है। वहां पर जो शब्द आया, ये कोई ग्रह को ढूंढने में मुझे 8 साल लग गए। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कौन सा ग्रह है, वो कोई ग्रह क्या है, एग्जैक्टली हम उसको कैसे पकड़ें। मेरा रिसर्च इसी पर है। और मूलतः मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट पे ही काम करता हूँ। गोचर मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है ज्योतिष में। और कृष्णमूर्ति पद्धति को जानने के बाद तो उसमें काफी उत्कृष्टता मुझे प्राप्त हुई है। इस प्रकार कहीं ना कहीं आज भी ज्योतिष का अभ्यर्थी हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति पर अभ्यास करता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कृष्णमूर्ति के जितने भी सिद्धहस्त विद्वान हैं, कहीं ना कहीं मेरी उनसे मुलाकात हो गई है, बातचीत, जो भी प्रेम भाव आज भी बना हुआ है। अब ये तो परिचय के रूप में जितना भी हो गया बहुत हो गया शायद तक। खाते हैं मैम, शेयर करेंगे इसमें? पीपीटी सर। हाँ। जी। सामान्य तौर पर जब भी ज्योतिष की बात आती है, पुरुष और प्रकृति, भाग्य और प्रारब्ध, ऐसे कुछ कुछ शब्द हमको सुनने को मिल जाते हैं। भाग्य और प्रारब्ध का जो विवाद है वो ज्योतिष जगत में इतना स्थूल है, उतना ही सूक्ष्म है कि उस पर जितनी व्याख्याएं की जाए वो शायद कम है, और जितना कम शब्दों में बोला जाए वो शायद बहुत है। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों चीजें विरोधाभास कैसी है, तो उस पर मैं कहूंगा कि सामान्य रूप से भाग्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। जो कहते हैं कर्म और भाग्य, कर्म और प्रारब्ध, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दुनिया भर की चीजें जो इसके बारे में बोली जाती है, मैं उसी चीज को फिर से दोहरा रहा हूं। भाग्य अर्थात प्रारब्ध का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कल का किया हुआ हमारा कर्म ही आज का भाग्य है। तो कर्म से ही भाग्य बना, और भाग्य संज्ञक वो कर्म ही हमारे सामने आया। ब्रह्म पुराण का एक वाक्य है
कर्मापि द्विविधम ज्ञेयः क्रियमाणम तथा कृतम। दो प्रकार के कर्म होते हैं। दो प्रकार के कर्म में कौन कौन से कर्म हो सकते हैं? तो एक तो, और दूसरा कृत कर्म। प्रेमाण और कृत कर्म को हम इस प्रकार समझें, जो हम कर रहे हैं, जो क्रियमाण है वो कर्म है, जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, वो क्रियमाण है। और कृत कर्म जो हम कर चुके हैं। रामायण की एक चौपाई इसमें याद आती है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ पे भी कृत कर्म की बात की गई है, निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म को। वहां पर क्रियमाण की बात नहीं की गई है, वहां पर कृत कर्म बोला गया है, निज कृत कर्म। तो कृत कर्म क्या है और क्रियमाण क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जा रहा हूं। जो हम आज कर रहे हैं वो क्रियमाण है, और जो हम कर चुके हैं वो आज कृत कहलाया, लेकिन कल के लिए वही क्रियमाण था। जो हम कर चुके हैं, जो क्रियमाण कर्म था कल का, उसको हम आज संचित कर्म कहते हैं। कल का क्रियमाण आज के लिए संचित बन गया, क्योंकि क्रियमाण के कुछ फल तो उस समय मिल गए होंगे, लेकिन जो नहीं मिल पाए वो संचित हो गया, वो संचित कर्म कहलाया। और संचित कर्म का कुछ हिस्सा जो हम इस मनुष्य रूप में आकर भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। आप में से मेरे को कोई बताएगा कि आयु की सही परिभाषा क्या है? कोई बता पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए, जो कोई आप बताना हैंड रेस चाहे। कर सकते हैं जो बताना चाहते हैं। चलिए ठीक है। तो आयु की जब हम परिभाषा देते हैं तो वहां पर कहा गया है कि प्रारब्ध कर्मों को भोगने में लगा समय ही आयु कहलाता है। अर्थात क्या हुआ कि ये जो हम आयु प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रारब्ध को भोगने के लिए ही प्राप्त कर रहे हैं। और वो प्रारब्ध क्या है? संचित कर्म का वो हिस्सा जिसका फल पुष्ट हो गया है, वो फल देने के लिए तैयार है, वो प्रारब्ध कर्म है। ठीक है, संचित कर्म सभी को स्पष्ट हुआ? राहुल जी, जी सर। जी सर। मेरे दुबे सर, हाँ। माइक। स्पष्ट हो रही है? जी सर, बिल्कुल। जी। संचित कर्म, कल जो हम क्रियमाण कर्म किए, आज के लिए हम वही संचित कर्म कह रहे हैं उसको। ठीक है, क्रियमाण कर्म अब क्या होता है इस पर तो मैंने पहले ही बोल दिया, मैं फिर से उसको दोहराता हूं कि उस क्रियमाण की उपपत्ति क्या है। जो क्रियमाण है वही कर्म है, जो हम कर रहे हैं वही क्रियमाण है। और ये क्रियमाण कर्म इस आयु में कहीं ना कहीं उसको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य देह हमको इसीलिए ही मिला है ताकि हम क्रियमाण कर्म में कुछ ऐसे कर्म कर सकें जो हमारे पूर्वकृत कुछ पाप कर्मों का समन कर सके। ये मनुष्य देह हमको इसीलिए मिलता है। सभी लाख योनियों में मनुष्य का जन्म जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। मनुष्य का जन्म हमको इसलिए ही मिला है क्योंकि हम कुछ सत्कर्म कर सके। बाकी जन्म जो जड़ चेतन और कीट पतंग पशु पक्षी स्थावर, ये सारी चीजें जो जन्म लेते हैं, इनको क्रियमाण करने का अधिकार नहीं है। वो अपने संचित कर्म को किसी भी प्रकार से, संचित कर्म में किया हुआ पाप, संचित कर्म में रहा पाप, उसको अपने क्रियमाण से नष्ट नहीं कर सकते। केवल मनुष्य की ही योनि एक ऐसी योनि है जहां पर आप कुछ धर्म
और सदाचार करके अपने संचित में किए हुए पाप को नष्ट कर सकते हैं। यही मनुष्य योनि का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामान्य तौर पर जो क्रियमाण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक तो शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म जो धर्म के आधार पर किया जाए, शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र विहित कर्म में कौन सा कर्म है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसे कहते हैं ना। तो शास्त्र विहित कर्म, जहां जिस कर्म को करके किसी भी जीव को हम मन वचन से पीड़ा ना दें, वो सारे कर्म शास्त्र विहित कर्म कहलाते हैं। और जो शास्त्र विहित नहीं है वही अधर्म है। क्रियमाण का एक छोटा सा उदाहरण मैं इस प्रकार और लेता हूं। क्रियमाण का जो फल है वो 40% तो हमारे हाथ में है, जिसका फल हमको त्वरित प्राप्त हो जाता है। लेकिन 40% भाग प्रारब्ध में जुड़ जाते हैं। प्रारब्ध में अगर हम भोग लें तो ठीक, नहीं तो वो संचित में जुड़ जाते हैं। किस प्रकार जुड़ते हैं? जैसे हमने अभी मिर्ची खा लिया, सपोज। जब हम मिर्ची खाए तो हमको तीखा लगा, दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे, पूरा सिर गर्म हो गया, कान से गर्म गर्म वायु निकलने लगी, नाक से पानी निकलने लगा। ये क्रियमाण कर्म का त्वरित फल है जो हमको तुरंत मिल जाता है। ये तो हुआ। अब अधिक मिर्च के सेवन से कुछ समय बाद हमको कोई उदर रोग हो गया, वो उदर रोग क्रियमाण कर्म का कालांतरित फल है। वो तुरंत पता नहीं चल रहा है, वो बहुत समय बाद पता चल रहा है। तो इस प्रकार ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म फलदायी होते हैं। और प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात तो इस प्रकार है कि न दोनों पैर टिका के आप चल सकते, न दोनों पैर उठा के आप चल सकते। जब एक पैर आधार बनेगा तो दूसरा आधेय बन जाता है। वो निरंतर इस जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए उस रथ के दो पहियों के समान है। लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि प्रारब्ध का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही प्रारब्ध का जन्म होता है। अब आगे बात आती है कि ज्योतिष क्या है। सभी ज्योतिषी हैं, ज्योतिष क्या है इस पर तो बहुत अच्छा बता सकते हैं आप लोग। स्लाइड। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद है। और इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड भी कहूं या सनातन संविधान भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमको इसी से ही पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है, हमको कैसे आचरण करना है, हमको किस प्रकार कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करना है। इसी से ही हम जान पाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये हमको वेद बताता है। सनातन का संविधान ईश्वर का बनाया हुआ संविधान है जिस पर कोई संशोधन नहीं होता। भारतीय संविधान में तो कितने भी संशोधन हो चुके हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये ईश्वरीय संविधान है, यहाँ पर संशोधन का कोई अस्तित्व नहीं है। वो है वेद। और ज्योतिष जो है वो वेदांग है। वेद के 6 अंग बताए गए हैं जिसमें ज्योतिष एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको वेद की चक्षु, वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषम अयनम चक्षु। जिस प्रकार बिना चक्षु इंद्रिय के, बिना नेत्र के
कोई भी मनुष्य किसी भी चीज को दृष्टिगोचर नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के बिना हमको कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से इस पर बात कही है कि अन्य जन्मों में जो भी शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं, उसके फल तथा फल प्राप्ति के समय को ज्योतिष उसी प्रकार स्पष्ट कर देता है जिस प्रकार अंधकार में रखे पदार्थों को दीपक स्पष्ट करता है। सभी ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिष पर तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा हूं मैं। आगे बात आती है कि ज्योतिष तो ठीक है, सारी चीजें ठीक है, ज्योतिष के 3 स्कंद सभी बताते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। लेकिन ज्योतिष को मूलतः दो भागों में बांटा गया था, 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से 2 भाग थे वो? तो एक तो पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। ये ज्योतिष में भी है मीमांसा। पूर्व मीमांसा में उन घटनाओं का वर्णन किया गया है जो जातक के साथ पहले घट चुकी है, पूर्व घट चुकी है। और उत्तर मीमांसा में उन घटनाओं की जानकारी हमको मिलती है जो आगे होने वाली, वर्तमान और भविष्य। ये उत्तर मीमांसा का भाग हुआ। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों के ही 3 3 स्कंध बनाए गए हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। इस दोनों ही खंडों में जो पूर्व मीमांसा के ग्रंथ हैं वो लगभग लुप्त प्राय हैं। अभी हमको उसकी जानकारी नहीं मिलती। कुछ एक ग्रंथ हैं जैसे नष्ट जातक आदि, ये कहीं ना कहीं पूर्व मीमांसा से संबंध रखते हैं, लेकिन अभी उनका जो भी बुक हमारे पास उपलब्ध होता है परिशुद्ध नहीं है। उसमें बहुत हद तक उस चीज को नहीं बताया गया है, उत्तर मीमांसा की बातों को ही बताई गई है। यहाँ पर बात कुछ इस प्रकार आती है कि पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ज्योतिष के सारे सिद्धांत, संहिता, होरा खंडों को तो हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम जब फलित करने लगते हैं तो फलित गलत क्यों हो जाता है? फलित गलत क्यों होता है, इसके पीछे भी 2 कारण हैं। स्लाइड चेंज। पहला तो ये कि हमको इष्ट कृपा का अभाव है, और दूसरा हमने सिद्धांत को सही से नहीं समझा। सिद्धांत को सही से नहीं समझा वो भी एक स्थूल ही मानू, लेकिन जिनके पास इष्ट कृपा आ जाती है वो सिद्धांत को ना समझे तब भी उनका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। फलित पर अगर जाना है, हमारा ध्यान पूर्णतः फलित पर चले जाता है, फलित पर चले जाता है, लेकिन हम इष्ट कृपा, डिवाइन कनेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। डिवाइन कनेक्शन कैसे प्राप्त होता है? तो सदकर्म से, सदाचरण से, सदव्यवहार से। और दैवज्ञ के लिए जो गुण बताया गया है, ज्योतिषी के लिए जो गुण बताया गया है, उसमें सिद्धांत शास्त्र काफी स्थूल ही है। आज जितने ज्योतिषी हैं, 10 में से अगर मैं 7 की बात करूं तो उनको सिद्धांत की जानकारी नहीं है। किसी को अगर हम बोल दें कि आज का सूर्योदय कैसे, सूर्योदय की गणना हम कैसे करेंगे, तो मेरे को लगता है कि वो उनको स्पष्ट नहीं है वो नियम क्या है। लेकिन फिर अगर उन्हीं को बोला जाए तो फलित में ऐसे ऐसे सूत्र और चीजें, तर्क उनके पास मौजूद है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। तो सिद्धांत कहीं ना कहीं एक स्थूल ही है, लेकिन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप से अगर कोई फलित को प्रभावित करता है तो वो है इष्ट कृपा, डिवाइन कनेक्शन। तो इसलिए मैं आज सभी को एक निवेदन करता हूं,
हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर गीता के इस श्लोक में मिलते हैं। प्रतिदिन गीता का कम से कम एक श्लोक का पाठ करें, एक श्लोक को पढ़ें, उसके भाव को समझें, उसके व्याख्या को समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। यहीं से ही इष्ट कृपा प्रारंभ होती है। जब हम कर्तव्य को समझेंगे, धर्म, संस्कार, आचरण, व्यवहार आदि को समझेंगे, तो ही हम इष्ट से जुड़ जाते हैं, तो ही हम इष्ट से जुड़ पाएंगे। अब आगे आता है ज्योतिष का मूल आधार। वैसे तो ज्योतिष के मूल आधार में अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं बहुत शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जातक शास्त्र की, केवल फलित ज्योतिष की। फलित ज्योतिष में तीन मूल अवयव किसी जातक के जन्म कुंडली की भविष्यवाणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो है स्थान, काल और पात्र। जातक का जन्म किस स्थान पर हुआ, उस स्थान का प्रभाव उस जातक के पूरे को प्रभावित करता है। किस समय जन्म हुआ, काल की गति को तो कोई नहीं समझ सकता, वो काल ही है। किस समय जन्म हुआ, किस समय, किस दिन जन्म हुआ, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मिनट मिनट का कैलकुलेशन कृष्णमूर्ति पद्धति में मिलता है। 1 मिनट से भी अगर जन्म समय इधर उधर हो गया तो वहां पर फलादेश बदल जाते हैं। जुड़वा संतान के जन्म की व्याख्या जब करते हैं तो वहां पर इन सारी चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और तीसरा होता है वो पात्र जिसकी भविष्यवाणी, जिनके जन्म कुंडली पर विश्लेषण हम कर रहे हैं। उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका कर्तव्य, ये भी कुंडली के फलित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पाराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति ज्योतिषी के सामने स्वयं ना आए तब तक उनके विषय में कुछ भी ना कहें। मतलब प्रश्नकर्ता को सामने बैठना है, ज्योतिषी के सामने बैठना है प्रश्नकर्ता को, तभी फल कथन की सटीकता वहां पर आएगी। स्पष्ट है यहाँ तक सारी बातें? जी सर। जी अब सर। उसके बाद बात आती है ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव। फलित ज्योतिष तो पूरा इसी के अधीन ही काम करते हैं। ब्रह्मांड में 9 ग्रह है। राशि चक्र, जोडिएक को 12 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग को एक राशि कह दिया गया। राशि के पुनः विभाग जन्म हुआ। वास्तव में नक्षत्रों का जन्म हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, राशि बाद में आई है। लेकिन आज जो हम जिस सीक्वेंस पे इसको पढ़ते हैं तो हम पहले राशियों के बारे में ही पढ़ते हैं। राशि के विभाजन के अंतर्गत हम नक्षत्र को लेते हैं। और कुंडली के भाव, कुंडली के भाव, ये भाव खाने वाला भाव नहीं है, ये कुंडली के ही भाव है। तो भाव शब्द की बहुत सारी व्युत्पत्ति हो सकती है। आगे कृष्णमूर्ति पद्धति में मूल बात आती है भाव को भाव से जोड़ना, कस्पल इंटरलिंक, ऐसा जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पर यह बात सभी व्यक्तियों के लिए भी है, भाव को भाव से किस प्रकार जोड़ा जाए। तो हम अपने भाव को जब तक सामने वाले से ना जोड़ें तब तक शायद हम किसी को ना तो अच्छे से जान पाते हैं और किसी को ना ही पहचान पाते हैं। 2 प्रकार की बातें कही गई है, स्वभाव और प्रभाव। किसी को बहुत अच्छे से जानना है, किसी के स्वभाव को जानना है तो उनके समीप रहो, लेकिन किसी के प्रभाव को जानना है तो उसको दूर से देखो। ये दोनों ही भाव हैं, लेकिन ये कुंडली के भाव से अलग है। ठीक है। अब कुंडली का जो आधार था वो तो इन्हीं 3-4 चीजों में निहित है।
सामान्य तौर पर अगर हम फलित की बात करें तो इतनी चीजों को अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से समझ ले, गहराई से समझ ले, और इष्ट कृपा जिनको प्राप्त हो जाए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, पात्रता और प्राप्ति, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब भाव का विश्लेषण करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि पात्रता और प्राप्ति क्या है। छठवें भाव को हम प्राप्ति का भाव बोलते हैं, और 11वां भाव पात्रता है। 11वां भाव को उम्मीद भी बोला जाता है ना। तो जिसके अंदर पात्रता ना हो वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। पात्रता का अर्थ धारिता, धारण करने की क्षमता। और किसी चीज को धारण करने की क्षमता कब आती है किसी में? जब वो पूर्णतः शून्य रहे, पूर्णतः खाली रहे। तो मेरे क्लास के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सभी को बोलूंगा, किसने क्या बताया, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या किया, ये आप मेरे क्लास तक तो कम से कम ना बोलें, उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। बाकी समय याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले ही भर के आएंगे तो यहां से कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। खैर, ये तो थोड़ा विषयांतर हो गया। अब ज्योतिष का जो मूल आधार था वो तो हमने समझ लिया। अब कृष्णमूर्ति पद्धति पर ही बात करते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति किस प्रकार काम करती है, क्या उसका लॉजिक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो मूल आधार है, वो 3 तरह के जो कर्म हमने पढ़े, ये उसी पर ही जुड़ा हुआ है। किस प्रकार? हमने 3 कर्म कौन कौन से पढ़े? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म जो हमने किया, प्रारब्ध कर्म जो हम अभी भोग रहे हैं, और क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। इसी को ज्योतिष की भाषा में योग दशा और गोचर बोला जाता है। संचित कर्म में जो अशुभ कर्म हुए, जो शुभ शुभ कर्म निहित है संचित में, वही योग के रूप में हमारी कुंडली में स्पष्ट होते हैं। और जो हम अभी भोग रहे हैं प्रारब्ध, वो दशा के रूप में हमको प्राप्त होता है। और दशा उतनी ही प्राप्त होती है जितनी हमको आयु प्राप्त है। उतनी ही दशा को हम भोग सकते हैं, और उतने ही योग उस दशा में फलित हो सकते हैं जितनी दशा मिलती है। योग तो असंख्य बन जाते हैं, लेकिन फलित उतने ही होंगे जितनी दशा मिलेगी। और जितनी दशा नहीं मिलती, जिन योगों के लिए दशा अनुकूल नहीं है, वो फलित नहीं होते, वो संचित कर्म में सुरक्षित ही रहते हैं। उसको भोगने के लिए फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। और आगे है क्रियमाण, जिसको हम ज्योतिष में गोचर कहते हैं, जो हम आज कर रहे हैं। जो ग्रह गोचर करते हुए आज जिन स्थितियों में है, वही क्रियमाण है। आज के कर्म का निर्धारण वही गोचर कहते हैं। ठीक है। तो प्रारब्ध कर्म, मैंने अभी बताया कि प्रारब्ध कर्म जो है दशा है। और सभी ज्योतिष पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि दशाएं कितने प्रकार की होती है। पाराशर होरा शास्त्र में ही 48 प्रकार के दशाएं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भी और अलग अलग अन्य ग्रंथों में, अन्य शोधों में बहुत सारे दशाएं और भी है। और मूलतः जिस दशा के बारे में सभी बोलते हैं, सभी जिस दशा पर अध्ययन करते हैं, विंशोत्तरी दशा। लघु पाराशरी में एक वाक्य है, ग्राह्य विंशोत्तरी ना ग्राह्यं च अष्टोत्तरी। ग्राह्यम विंशोत्तरी दशा ना ग्राह्यम च अष्टोत्तरी। अष्टोत्तरी दशा भी है, विंशोत्तरी दशा 120 वर्षों की है, अष्टोत्तरी दशा 108 वर्षों की है। इस तरह से अन्यान्य दशाएं हैं।
तो यहाँ पर हम जिस दशा की बात कर रहे हैं ये विंशोत्तरी दशा है। विंशोत्तरी दशा की आयु कितनी होती है? 120 साल। 120 वर्ष। ठीक है। ये 120 वर्ष इंसान व्यक्ति की, मनुष्य की परम आयु भी कही गई। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे पूरा जीरो हो जाएगा। मैं अभी क्या कह रहा हूं कि प्रारब्ध जो है वो दशा पर निर्भर कर रहा है, और दशा विंशोत्तरी दशा या जो भी दशाओं की बात हम कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर कृष्णमूर्ति पद्धति में विंशोत्तरी दशा की ही बात करते हैं। और वो विंशोत्तरी दशा का निर्माण कहाँ से हुआ? विंशोत्तरी दशा का आधार क्या है? तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर भोगमान करता है उस आधार पर ही विंशोत्तरी दशा का निर्माण हुआ, उसी आधार पर विंशोत्तरी दशा सामने आई। स्पष्ट हो रहा है? दशा जो है नक्षत्र पर ही निर्भर कर रहा है। किसके नक्षत्र पर? तो चंद्रमा के नक्षत्र पर। मैं कह रहा हूं कि प्रारब्ध में दशा कह रहे हैं, और दशा निर्भर कर रहा है पूर्णतः नक्षत्र पर। तो क्या यह नहीं हो सकता कि प्रारब्ध को ही मैं नक्षत्र के आधार पर मान लूं? प्रारब्ध ही नक्षत्र है या नक्षत्र ही प्रारब्ध है, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही दशा का चयन हुआ, नक्षत्र के आधार पर ही दशा की गणना हुई, और वही दशा प्रारब्ध भोग के लिए उत्तरदायी है। जितनी दशा मिलती है उतने प्रारब्ध हम भोग पाते हैं। तो प्रारब्ध ही क्या हुआ? नक्षत्र हुआ। एक यही शब्द जो है कृष्णमूर्ति पद्धति का मूल आधार है। यहीं से ही कृष्णमूर्ति पद्धति का जन्म हुआ है। प्रारब्ध की गणना हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आज भी उसमें नक्षत्र पर आधारित ही मिलती है। नाड़ी नाड़ी ज्योतिष बहुत सारे लोग जानते हैं, नाड़ी ज्योतिष के बारे में हजारों की संख्या में नाड़ी ज्योतिष का वर्णन मिलता है। परमाक्षर सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कई ऐसे नाड़ी के बारे में जानकारी है, केवल जानकारी है, जिसके बारे में हम अध्ययन करें तो शायद कुछ चीजें आश्चर्यचकित कर देने वाली है। 172 नाड़ियों की जानकारी तो मुझे खुद है, केवल नाम जानता हूं, उसका अनुप्रयोग नहीं जानता, नाम जानता हूं। तो ये जो नाड़ी ज्योतिष है, परमाक्षर सूत्र में जिन नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जैसे भृगु नाड़ी, नंदी नाड़ी, अगस्त नाड़ी, शुक्र नाड़ी, काश्यप नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी आदि जितने सारे नाड़ी ज्योतिष हैं, उसके बारे में। तो ये नक्षत्र के बारे में जिसमें वर्णन है, वहां पर भी एक नाड़ी है, वो है ध्रुव नाड़ी। कृष्णमूर्ति पद्धति के विकास का मूल आधार इस ध्रुव नाड़ी में मिलता है। वहां पर नक्षत्रों का विभाजन पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया था जिस तरीके से कृष्णमूर्ति जी ने बताया। उन्होंने नक्षत्रों के केवल 9 विभाजन ही किए थे। जैसे राशियों के 9 विभाजन से नवमांश की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार नक्षत्रों के 9 विभाजन से नक्षत्रांश बने थे। ये ध्रुव नाड़ी का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को आधार मानकर कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति को विकसित किया। सामान्य तौर पर चूंकि हम कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, जब भी किसी मंत्र प्रयोग आदि करते हैं तो वहां पर मंत्रों का विनियोग किया जाता है, जिसपे हमको पता चलता है कि उस मंत्र के देवता कौन हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि कौन थे, उस मंत्र की शक्ति क्या है, उस मंत्र की विशिष्टताएं क्या है। और जब तक हम उसको ना जाने
तब तक हम पूर्ण भाव से उस मंत्र और उस मंत्र के अधिष्ठाता जो भी देव हैं उस तक नहीं जुड़ सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर भी कृष्ण मूर्ति पद्धति को पढ़ने से पहले हमको कृष्ण मूर्ति पद्धति के जनक श्री के एस कृष्ण मूर्ति के बारे में जानना अति आवश्यक है। के एस कृष्ण तमिल ब्राह्मण परिवार में 1 नवंबर 1908 को 12:11:29 में चेन्नई के तंजावुर नामक स्थान पर जन्म लिए थे। जैसे पहले के ऋषि मुनि ही रिसर्च करते थे, रिसर्च शब्द जो इंग्लिश में आया है वो मूलतः ऋषि शब्द से ही आया है, उसको कॉपी कर लिया गया है। तो जो रिसर्च करते थे वो ऋषि मुनि ही होते थे। पाराशर जी भी एक ऋषि थे, उन्होंने रिसर्च किया था। कृष्णमूर्ति जी को भी मैं अगर ऋषि कह दूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय मकर लग्न, मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा अवस्थित थे। एक और मूल बात, श्रवण नक्षत्र जो है माँ सरस्वती का जन्म नक्षत्र माना जाता है। माँ सरस्वती का जन्म नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। इसी श्रवण नक्षत्र में कृष्णमूर्ति जी का भी जन्म हुआ था। अब ब्राह्मण परिवार में थे तो पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि थोड़ा बहुत तो धर्म अध्यात्म से सभी जुड़े होते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ रीति रिवाज की जानकारी तो होती है। बचपन से ही उनको गणपति जी से विशेष लगाव था। अभी गणेश चतुर्थी तो हो चुका, गणपति जी का पर्व चल ही रहा है, अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। कृष्ण मूर्ति जी भी उच्चिष्ट महागणपति के उपासक थे और उनको इतनी इष्ट कृपा प्राप्त थी कि वो इस विधा को आगे बढ़ा सके। जैसे तैसे शिक्षा दीक्षा उनकी पूर्ण हुई, शिक्षा पूर्ण होने के बाद नौकरी किए। नौकरी करते करते उन्होंने बहुत सारी कुंडलियों पर, चूंकि ज्योतिष की जानकारी उनको घर से ही मिल गई थी, बहुत सारी कुंडलियों पर वो फलित करते थे, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते थे। इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इन सारी चीज़ों को पढ़ते गए। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा चलते रहती थी कि कोई फलित होता है तो लोग ये क्यों बताते हैं कि इतने से इतने समय के बीच घटना होगी, वो ये क्यों नहीं बताता कि इस समय घटना होगी, इस दिन घटना होगी। ये सारी चीजें क्यों नहीं आती? और कोई ये फलित कर भी रहा है तो उसका फल कथन गलत क्यों हो जा रहा है? इस पर उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी अलग अलग चीजों को उन्होंने संग्रह करके जाना, देखा। तो उनको समझ में आया कि कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के फल वो ग्रह नहीं दे रहा, फल कुछ और ही मिल रहा है। जिस राशि में बैठे हैं वो राशि के स्वामी फल नहीं दे रहे हैं, उस राशि के अनुसार वो ग्रह फल नहीं दे रहे हैं, फल कुछ और ही आ रहा है। तो ये क्या है? इस पर वो खोज करते करते राशि के सूक्ष्मतम अंश नक्षत्र पर पहुंचे। अब उनको अपने फलित में कुछ परिशुद्धता प्राप्त हुई, लेकिन तब भी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती थी कि कोई व्यक्ति की कुंडली में कोई दो व्यक्ति हैं, कोई ग्रह एक ही नक्षत्र पर बैठे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लेता हूं कि बुध जो है श्रवण नक्षत्र पर बैठा है, भी वही बुध जो है श्रवण नक्षत्र पर बैठा है, लेकिन एक को उस दिन एक्सीडेंट हो गया और दूसरे को उस दिन उपहार मिल गया। ये कैसे हुआ? कुछ तो आधार रहा होगा। जब बुध श्रवण नक्षत्र में बैठा है तो बुध दोनों ही तरीके से श्रवण नक्षत्र का ही फल देना चाहिए, श्रवण नक्षत्र के अनुसार फल देना चाहिए।
तो उन्होंने इस नक्षत्र पद्धति में भी कुछ विसंगतियां देखी। तब उनके मन मस्तिष्क में, हो सकता है इष्ट कृपा से हो, डिवाइन कनेक्शन के कारण हो, या जो भी हो, उनको आया कि जब नक्षत्र के आधार पर भी फल कथन में सटीकता नहीं है, तो नक्षत्र के और कुछ न कुछ सूक्ष्म डिवीजन होंगे ही। अब उस सूक्ष्म डिवीजन को निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी उन्होंने बनाई, नक्षत्रों का विभाजन किया। अब नक्षत्रों का विभाजन भी उन्होंने किस प्रकार किया, तो उसका उत्तर मिलता है यहां से ही, दशा से। दशा के अनुरूप ही नक्षत्र, नक्षत्र के अनुरूप ही दशा। दशा जो 120 वर्ष की है, उसमें भी 9 ग्रहों को समान वर्ष नहीं मिला है, असमान है। सूर्य को 6 वर्ष मिला तो केतु को 7 वर्ष मिला, शुक्र को 20 वर्ष मिल गया, राहु को 18 वर्ष मिल गया। इस प्रकार उसका विभाजन समान नहीं है। तो ये किस अनुपात में विभाजित किया गया है 120 वर्ष के दशा को, कि सूर्य को 6 वर्ष मिला, शुक्र को 20 वर्ष मिला। इसी अनुपात में उन्होंने नक्षत्रों का विभाजन, सूर्य के नक्षत्र के अंदर जो उप नक्षत्र आया, उनको दशा के अनुपात में ही कितना अंश मिला, शुक्र के नक्षत्र के अंदर जो उप नक्षत्र आया, उसको दशा क्रम के अनुपात में ही कितना अंश प्राप्त हुआ। तो वो दशा क्रम के अनुपात में ही, दशाओं के वर्ष के अनुपात में ही नक्षत्र के अंश को बदल दिया और नक्षत्रों का सूक्ष्म डिवीजन उनको मिल गया। इसी नक्षत्रों के सूक्ष्म डिवीजन के आधार पर पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति टिकी हुई है। अब ये नक्षत्रों का सूक्ष्म डिवीजन कितना है, तो इसका कैलकुलेशन हम अपने मेन क्लास में देखेंगे। वैसे 249 249 उप नक्षत्र बनते हैं। एक नक्षत्र का विभाजन लगभग 21-22 उप नक्षत्रों के आसपास निहित होता है। क्षमा करें, एक राशि का विभाजन। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पूरे 12 राशियों के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों को विभाजित किए, तो 249 उप नक्षत्र बने, और इसी उप नक्षत्र को फल कथन का आधार कृष्णमूर्ति पद्धति में माना गया है। स्लाइड चेंज। अब हम देखते हैं कि ये कृष्णमूर्ति पद्धति काम कैसे करती है। तो सामान्य तौर पर हम पाराशरी में कहते हैं, मैम एक स्लाइड ऊपर रखेंगे, पाराशरी में कहते हैं ग्रह जिस राशि में बैठा है, जातक को उसके अनुरूप वो ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार उस राशि देता है। पाराशरी में इस प्रकार ग्रह के कारकत्व और राशि के कारकत्व, इसके अनुसार ही फल कथन किया जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। नीचे आइए, ध्यान से देखिए इस इमेज को। यह ग्रह है, यहां से ग्रह जिस राशि में है उस राशि के प्रभाव को लेकर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जातक तक। लेकिन मैं यहां पर कोई येलो कलर का एक लेंस लगा देता हूं। सपोज यहां पर ये जो ग्रह है वो मून है, वो व्हाइट प्रकाश, सफेद प्रकाश लेके जा रहा है, और येलो कलर का मैं यहां पर लेंस लगा दिया, वो लेंस है स्टार लॉर्ड। अब वो व्हाइट प्रकाश किस में बदल गया? येलो प्रकाश में, येलो लाइट। ठीक है, पीले रंग के प्रकाश में बदल गया। मस्तक मतलब इसका क्या हुआ कि जो चंद्रमा व्हाइट प्रकाश दे रहा था,
वो जातक तक ना पहुंच के बीच से ही बदल गया, और क्या बदल गया, वो पीले रंग का प्रकाश देना चालू कर दिया। क्यों चालू कर दिया? क्योंकि यहाँ पर ये ताऊ जी, जिसको हम स्टार लॉर्ड बोल रहे हैं, ये बैठ गया कि भैया मैं तुमको वहां तक जाने ही नहीं दूंगा। आगे का जो फल है वो मेरे अनुसार ही जातक को मिलेगा। यहाँ पर आकर वो जो फल है, जहाँ चंद्रमा कुछ अच्छा फल देने वाला था, वो हो सकता है यहाँ पर आकर उस फल को, या हो सकता है उससे बहुत अच्छा फल और दे दे। इस प्रकार ये स्टार लॉर्ड जो है, वो चंद्रमा के फल को पूरी तरह से रोक दिया और अपना फल देने के लिए आ गया। तो बस इसी सिद्धांत पर कृष्णमूर्ति पद्धति काम करती है कि कोई भी ग्रह अपने फल से भिन्न नक्षत्र स्वामी का फल प्रदान करने के लिए मजबूर होता है, वो नक्षत्र स्वामी का फल ही देता है। लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वो अपने फल को पूर्णतः समाप्त कर देता, बिल्कुल नहीं। इसकी क्या थ्योरी है जो वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हुई, ये चीजें यस सर। समझ में आ रही है कि कहाँ से कैसे हो रहा है। अजय सर, समझ में आ रही है? सर अनम्यूट करोगे सभी को एक बार? जी। मधु मैडम अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, जो अनमोल बात जी, करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप सभी हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए मैं, अजय सर। हाँ, अजय सर आप बोले। हाँ नमस्कार सर, आ रही है समझ में, अच्छी तरीके से आ रही है सर। ठीक है, और कोई? हर्ष सर आ रहा है आपको समझ में? बहुत जी बढ़िया सर, जी जी सर, थैंक यू। Okay. समझ में आ रही है सर। संकल्प सर। किसी का अभी तक का कोई प्रश्न हो तो पूछ हाँ, सकते हैं, है ना? हाँ, रुकनीत मैडम। हाँ जी मैडम, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट करिए अपने आप बढ़िया को। है सर, एकदम हाँ बढ़िया। जी। बहुत अच्छी तरह सर से समझ में आया। सर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, पर हम थोड़ा बहुत और अच्छी तरह वापस उसको थोड़ा रिपीट, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, सर आप म्यूट है मनीष सर। सर आप म्यूट आप है म्यूट है। मनीष सर। अनम्यूट करिए अपने आप को। ये अनम्यूट है सारी सर मेरा। चीजें, जी, ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी अपने मेन कोर्स पे, हम फिर से करेंगे इन सारी चीजों को। जी। अभी 2 दिन के अनुसार मैंने जो कोर्स कंटेंट बनाया है उसमें जो चीजें बता सकता हूँ मैं वो दे रहा हूँ। बिल्कुल इस पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम वो वापस सीजन के लास्ट में फिर से कर लेंगे, ठीक है? जैसे आपने एक और बोला था ना सर के जी आपके थोड़े बहुत संचित कर्मा रह जाते हैं, जी जिसको भुगतने के लिए आप वापस आते हो इधर, जी जी, वो थोड़ा स्पष्ट और अच्छी तरह बिल्कुल से हम हो। इसको, हाँ हम अभी का कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, बताते हैं। स्लाइड फिर से शेयर कर देंगे मैं। जी सर, जी सर। तो अब कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या मूल होता है, किन नियमों के आधार पर कृष्णमूर्ति पद्धति काम करती है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। पहला तो हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। अब पाराशरी और कृष्णमूर्ति पद्धति में जो मूल विभेद थे वो क्या थी, और समानताएं क्या है। 7 नंबर का स्लाइड। 7 नंबर का ऊपर वाला। 7 मैडम। नहीं 7 नहीं, नंबर। नंबर नहीं है ना इस पे। हाँ, इसके ऊपर और ऊपर जाइए, एक और ऊपर, एक और ऊपर, एक और,
हाँ एक और को, ये वाला। परंपरागत ज्योतिष, जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोल सकते हैं या पराशरी बोलते हैं, उसमें और कृष्णमूर्ति पद्धति में समानताएं क्या है? तो ये चीज मैं स्पष्ट करता हूं कि पाराशर होरा शास्त्र, जो महर्षि पाराशर की कृति थी, उसको हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उससे भिन्न कोई सिद्धांत वास्तव में अगर देखा जाए तो नहीं बनाया जा सकता। हमको जितनी भी रिसर्च करनी है उन्हीं के आधार पर करनी है। पाराशर होरा शास्त्र में लिखे गए वाक्यों पर, सूत्रों पर शोध हो सकते हैं, उन पर भाष्य लिखी जा सकती है, लेकिन उससे हटकर सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। और कृष्णमूर्ति पद्धति जी ने में भी यही किया। उन्होंने पाराशर होरा शास्त्र में बताए गए एक शब्द नक्षत्र पर ही पूरा अपना शोध लिखा। पाराशर होरा शास्त्र में जो विंशोत्तरी दशा बताई गई है, कृष्णमूर्ति जी ने ना तो उनको चेंज किया, ग्रह, जितने ग्रह हैं, ग्रह के कारकत्व हैं, ग्रह किस प्रकार का कार्य करता है, उस भी सारी चीजों को उन्होंने वैसे का वैसे ही स्वीकारा, एज इट इज उसको स्वीकार किया गया। नक्षत्र कितने हैं उसको भी उन्होंने वैसे ही स्वीकारा। भाव, भाव कारकत्व आदि के जो विश्लेषण उन्होंने बताए हैं, वो भी, जितने सारे ग्रह कारकत्व, राशि कारकत्व, भाव कारकत्व और जो भी मूल गणनाएं थी, जैसे भाव की गणना है, अयनांश आदि की गणना है, वो भी उसी के आधार पर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन के साथ स्वीकार किए गए। अब आप पूछोगे कि सब चीज स्वीकार कर लिया गया, तो फिर कृष्णमूर्ति पद्धति में और स्पेशल क्या है, अलग क्या है? तो वहां पर बताया गया कि कोई भी ग्रह ना तो अच्छा कहा जाता है ना बुरा कहा जाता है, ना कोई ग्रह अच्छा है ना कोई ग्रह बुरा है। कैसे? तो जो ग्रह नौकरी दिलाता है वही ग्रह तलाक करा देता है। अब आप बोलोगे इसको अच्छा या बुरा, ना उसको अच्छा बोला जा सकता ना बुरा बोला जा सकता। किसी चीज के लिए अच्छा है तो किसी चीज के लिए बुरा है। जो भाव शादी कराता है वही भाव चोरी भी करवाता है घर में। अब कैसे करें? ना वो भाव अच्छा ना वो भाव बुरा। तो यहाँ पर उस चीज की जो लिमिटेशंस है उसको खत्म कर दी गई। ना कोई ग्रह अच्छा है ना कोई ग्रह बुरा है, ना कोई भाव अच्छा है ना कोई भाव बुरा है, सभी अच्छे और बुरे रिजल्ट सभी के अंदर है। उन्होंने दोनों पहलुओं को स्वीकार किया। कृष्णमूर्ति पद्धति में उच्च नीच, मित्र शत्रु आदि ग्रहों का कोई स्थान नहीं दिया गया। इस पद्धति में केवल और केवल एक योग बताए गए हैं, पुनर्भु योग। बाकी योगों का भंडार यहाँ पर नहीं। पर हमको योग खुद बनाने होते हैं कि कोई घटना अगर होगी तो वो कैसे होती है, और फिर अंत में यहाँ पर किसी भी प्रकार के डिवीजन चार्ट की आवश्यकता नहीं हुई। डिवीजन चार्ट की आवश्यकता क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने पहले ही नक्षत्रों का उत्तरोत्तर विभाजन कर दिया और उसके सूक्ष्म विभाग तक पहुंच गए। उसी सूक्ष्म विभाग को हमने गणना का आधार बनाया। इसलिए हमको किसी भी डिवीजन चार्ट या कोई भी सूक्ष्म वर्ग कुंडलियों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। स्लाइड नीचे करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा नंबर वाला था? इससे आगे 8। अब बात आती है कि कृष्णमूर्ति पद्धति फिर किस तरीके से विशिष्ट है, यह काम कैसे करता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ कुछ मूल बातों को बहुत अच्छे से स्थान दिया गया है।
जिस चीज को हमने अभी समझा, कोई भी ग्रह स्वयं के परिणामों के पृथक अपने नक्षत्र स्वामी का फल प्रदान करता है। अभी तक हम यहाँ पर नक्षत्र स्वामी की बात कर रहे हैं। नक्षत्र स्वामी के आगे भी एक स्टेप बढ़ता है, वो है उप नक्षत्र स्वामी। कोई ग्रह कितना भी बलवान क्यों ना हो, अपने उप नक्षत्र स्वामी के निर्देशन में ही रिजल्ट देगा। नक्षत्र का फल तो देगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वो फल किस प्रकार होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो निर्णय करेगा उस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड। ठीक है। अगला, कोई भी भाव अपने से 12वें भाव से विशेष रूप से डरता है। कैसे डरता है? कोई भी भाव किसी भाव से उस भाव के फल को 12वां भाव नकार देता है। किसी भाव से 12वां भाव उस भाव के फल को स्पष्ट रूप से व्यय करता है। 12वां भाव नैसर्गिक कुंडली में व्यय का भाव भी बोलते हैं ना, तो वैसे ही 12वां भाव किसी भाव के व्यय का भाव है। किसी भाव के फल को नकारने में पूर्ण रूप से समर्थ है वो 12वां भाव। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब आगे बढ़ते हैं तो किसी भाव से तीसरा भाव उस भाव को मल्टीप्लाई करता है, उस भाव के फल में वृद्धि करता है। ये तो सामान्य पराशरी का भी सिद्धांत है। आगे अभी जब हम भाव पढ़ेंगे तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। और किसी भी भाव से दूसरा भाव सदैव उस भाव को सपोर्ट करने वाला होता है। कुछ अपवाद जन्य स्थिति जैसे मारक आदि स्थिति जो होती है, मारक भाव, उसमें थोड़ा सा विचारणीय है, लेकिन बाकी सभी जगह ये ग्रहण किया जा सकता है कि किसी भाव से दूसरा भाव उस भाव को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी परिणाम किसी एक ग्रह, किसी एक भाव या किसी एक राशि के द्वारा तय नहीं होती। वहां ग्रह के समूह, भाव के समूह, राशियों के समूह से ही हम अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। ठीक है। सपोज जैसे हमको बांसुरी बजाना है, बांसुरी कैसे बजाएंगे? बांसुरी बजाने के लिए पहले तो हाथ में बांसुरी होना चाहिए, दोनों हाथ सक्रिय हो गए। तीसरा भाव। ठीक है। हाथ का भाव, दाहिने हाथ का भाव कौन सा है? तीसरा भाव। बाएं हाथ का 11th हाउस। ठीक है। 3 11 भाव सक्रिय हो गए। अब बांसुरी बजाऊंगा तो मुंह से फूंक भी मारना है, तभी बांसुरी बजेगी। अब मुंह से फूंक मारने के लिए कौन सा भाव आया? सेकंड हाउस। दूसरा भाव। ठीक है। अब बांसुरी बजाना सिर्फ फूंक मारने से बांसुरी बज जाता है ऐसा भी नहीं है, उंगलियों को नचाना भी पड़ता है, मुंह को भी नचाना पड़ता है, उंगलियों को भी नचाना पड़ता है। तो ये नचाना एक कला हुआ। और सारी कलात्मक चीजों के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं? पंचम। पंचम भाव। एग्जैक्ट। फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें जुड़ गई, तीसरा भाव, 11वां भाव, 5वां भाव, दूसरा भाव। काम एक है बांसुरी बजाना, लेकिन इतने सारे भाव मिले तभी बांसुरी बजा। इसमें से कोई भी एक अगर छूट गया तो बांसुरी नहीं बजने वाला। स्पष्ट हो रही है बात? यस। यस सर। तो बहुत यही बढ़िया है, सर। कोई भी एक भाव, कोई भी एक ग्रह या कोई भी एक राशि कभी भी निर्णय करने में समर्थ नहीं होते। इस पद्धति का मूल सिद्धांत यह है। किसी भी ग्रह के सबलॉर्ड ही उस ग्रह के परिणाम को तय करता है। किसी भी भाव के सबलॉर्ड ही उस भाव के परिणाम को तय करते हैं। जैसे हम पाराशरी से जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं हम, तो देखते हैं कि 7वें भाव में बैठा ग्रह या 7वें भाव का स्वामी हमारे विवाह के निर्णय के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में हम क्या बोलेंगे कि 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी
विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे। सातवें भाव में बैठे ग्रह के उपनक्षत्र विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे। स्पष्ट हो रही है बात? तो यहाँ यस। पर जहां हम केवल ग्रह और उस भाव के स्वामी को देख रहे थे, वहां पर अब हमको एक नई चीज मिल गई कि वहां उप नक्षत्र स्वामी ही उस भाव के विश्लेषण का मूल आधार बन गया। फिर आगे आता है कि किसी भी जन्म पत्रिका में किसी घटना का प्रॉमिस है कि नहीं है। जैसे अभी हमने विवाह की बात कही, उस कुंडली में विवाह होगा कि नहीं होगा, इसकी भी जानकारी उस भाव का सब लॉर्ड देता है, सब लॉर्ड। सप्तम भाव का सब लॉर्ड देता है। ठीक है। ये पूरी केपी इतनी सी सिद्धांतों में खत्म हो जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतनी सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। और इस पद्धति की जो मूल विशेषता है वो है घटना के सूक्ष्म समय का निर्धारण करना। और मेरा जो कोर्स आने वाला है वो मूलतः उसी पर है। ये विसंगतियां मैंने बहुतायत लोगों के मुख से सुना है कि हमको नियम तो पता चल जाता है कि विवाह कैसे देखना है, संतान कैसे देखना है, नौकरी कब लगेगी, इसका नियम क्या है, लेकिन हम इसको सही तरीके से अनुप्रयोग में नहीं ला सकते, इसका सही एप्लीकेशन नहीं जानते, सही तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सही है। इसी मैं अभी लेकर आने वाला हूं घटना के समय निर्धारण, और उसमें भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से घटना का समय किस प्रकार निकाल। हाँ सर, आप म्यूट हो गए हो। अब आ रही है आवाज? जी सर। जी। अब ये तो कृष्णमूर्ति पद्धति की बात हुई। आज मैं थोड़ा सा भाव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम भाव को नहीं जानेंगे तब तक कृष्णमूर्ति पद्धति में हम आगे कुछ भी नहीं समझ सकते, ना कुछ जान सकते। हमको भाव कारकत्व, ग्रह कारकत्व और राशियों के कारकत्व पर विशेष पकड़ बनानी होती है। आज मैं थोड़ा सा भाव कारकत्व के बारे में बात करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो भावों के कारकत्व है उसको उसी प्रकार लिया गया है जैसे पारंपरिक ज्योतिष में लिया गया है। कैसे लिया गया है? जो पाराशर होरा शास्त्र में बताया गया, जो वाराह मिहिर ने बता दिया, जो आचार्य लल्ल ने बताया, और जो ज्योतिष पढ़ के आए हैं उनको पता है ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं। उन्होंने जो सिद्धांत को बताया, यहाँ पर भी मूलतः उसी सिद्धांत की बात हो रही है। सिद्धांत में कहीं भी कुछ फेरबदल नहीं है। और उन्होंने जो कारकत्व बताए उसी पर ही चर्चा करता हूँ। और ये चर्चा करने से पूर्व मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर, एक नया टॉपिक जो अभी मेरे दिमाग में आ गया अचानक, उस पर बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा जो अंक ज्योतिष से जुड़े हैं या ज्योतिष के अन्य अन्य विधाओं से संबंध रखते हैं, उनको सायन सूर्य और निर्यण सूर्य, ठीक है, आप यदि कोई पंचांग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि सायन सूर्य 21 मार्च को मेष राशि में प्रवेश कर लेता है, और निर्यण गणना के आधार पर वही 14 या 15 अप्रैल को मेष राशि में आता है। ठीक है। तो सायन और निर्यण 21 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य जितनी गति करता है, कितनी गति करेगा? सूर्य की प्रतिदिन की गति 1 अंश है ना, 1 अंश प्रतिदिन चलता है। कोई कहेगा कि सूर्य स्थिर है तो उसके लिए बात ही अलग है। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। जो स्थिर हो गया वो समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व खत्म। सूर्य भी घूम रहा है।
फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, घूर्णी गति और वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सूर्य जो है वो वृत्तीय गति नहीं करता, वो घूर्णी गति करता है, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। तो प्रतिदिन जो है सूर्य एक अंश घूमता है, एक अंश चलता है। 21 मार्च से अगर एक अंश चलते चलते हम 14 अप्रैल तक पहुंचे तो कितना चलेंगे 23 राहुल जी? 23 डिग्री। 23 अंश चलेंगे। यही सायन और निर्यण के अंतर को अयनांश कहा जाता है। इसी सायन और निर्यण के अंतर को अयनांश कहा गया है। अयनांश आज के देश काल परिस्थिति को बताता है। आज जो संसार में हो रहा है वो इसी अयनांश के आधार पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। 23 अंश का अर्थ क्या हुआ? मेष राशि के 23 अंश। ठीक है, 23 अंश अर्थात मेष राशि के 23 अंश। अगर वो 30 अंश से पार हो जाता तो वो वृषभ राशि में पहुंच जाता। अभी वो किस में है? मेष राशि के 23 अंश में। मेष राशि का स्वामी कौन? मंगल। मंगल। और 23 अंश राशि के अंदर जो नक्षत्रों का विभाजन है वो कैसा है? 2.25 नक्षत्र बराबर एक राशि, और एक नक्षत्र का मान है 13 अंश 20 कला। तो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आए तो एक नक्षत्र आए 13 अंश 20 कला का, दूसरा नक्षत्र आया 26 अंश 40 कला का। और मैं क्या बोल रहा हूं? अयनांश मेरा 23 अंश का है, तो मतलब दूसरे नक्षत्र में आया। अब मेष राशि में दूसरा नक्षत्र किसका है? मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा नक्षत्र भरणी। अश्विनी नक्षत्र केतु का, भरणी नक्षत्र शुक्र का। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ग्रह जो है मेष राशि में शुक्र के भरणी नक्षत्र में, सॉरी ग्रह बोलता हूं, अयनांश जो है मेष राशि के शुक्र के भरणी नक्षत्र में अवस्थित है। अब मेष राशि और भरणी नक्षत्र शुक्र का, मंगल और शुक्र, यहां पर मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन गया वो आज पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो कौन से उप नक्षत्र पर है, वो एक और प्लेनेट मिल जाएगा हमको। मेष राशि शुक्र का नक्षत्र, सपोज बुध का उप नक्षत्र, ऐसा। तो अभी हम सिर्फ मेष राशि और शुक्र का नक्षत्र, मंगल और शुक्र के कारकत्वों पर जब विश्लेषण करें तो हम क्या पाएंगे कि आज लोगों में क्रोध अधिक व्याप्त है, लग्जरियस चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। अभी मैं जो कर्म का सिद्धांत बता रहा था, बहुत सारे लोगों को हो सकता है उस पर नींद आने लग जाए, नींद आने लग गया होगा, उसको वो सुनना पसंद नहीं करते। जब धर्म आध्यात्म की बात होती है तो वो दूर हट जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कहीं नाच गान चल रहा है या कोई अच्छी मूवी लग गई, उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये वर्तमान परिवेश है, इसकी गणना कहाँ से हो रही है? तो उस अयनांश से हो रही है। सभी प्रतिवर्ष जो पंचांग खरीदते हैं ज्योतिषी लोग, उसके पंचांग के मेन पृष्ठ पर ही उस वर्ष का अयनांश लिखा होता है। और बहुत सूक्ष्म अंतर प्रतिवर्ष आता है इसमें, बहुत सूक्ष्म अंतर आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है कि कभी 15 तारीख को निर्यण सूर्य 15 अप्रैल को प्रवेश करता है, कभी 21 तारीख पार हो जाता है, 22 तारीख को प्रवेश करता है मार्च में सायन सूर्य। इस तरीके से थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे होती है उससे कुछ अंश, कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है। और 72 वर्ष के बाद एक अंश बढ़ता है, लेकिन वो फिर काल जो है अपनी गति को संतुलित कर लेता है। फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फिर वो एक अंश पीछे हो जाता है। तो वो इसी के अंतर्गत ही घूमते रहता है, 23 अंश 24 अंश, इससे आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये कलयुग का प्रभाव भी अगर आप अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हुई अयनांश की बात। अब मैं थोड़ा सा भाव पे आता हूँ। मैम वो भाव का जो कुंडली है वो सामने लाएंगे। पूरे भाव के बारे में तो बहुत, आज हम समझते हैं केवल रिश्तों को। ठीक है,
इस भाव के अंदर हम रिलेशन को समझेंगे। पहला भाव, पहला भाव, पहले भाव से क्या देखते हैं? केवल मैं संबंधों की बात करता हूँ, रिलेशंस की बात करता हूँ अभी। तो प्रथम भाव आप स्वयं हैं। और प्रथम भाव आप क्यों हैं, इस पर भी एक छोटा सा सिद्धांत है। सर्वप्रथम आपकी आत्मा को आपका आवरण यहीं से मिला, इसीलिए प्रथम भाव आप हैं। ये जो आवरण हमको मिला, ये शरीर जिसके अंदर हमारी आत्मा है, वो प्रथम भाव से देखा जाता है। ये प्रथम भाव इसलिए हम स्वयं हैं। ठीक। दूसरा भाव हमारा परिवार, दूसरा भाव हमारा परिवार है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारे तर्क भी दे सकते हैं कि दूसरा भाव आंख है, वाणी है, ये है, वो है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा भाव जो है वो केवल और केवल संचय का भाव है, जोड़ने का भाव है। मैं किससे जुड़ा, वो मेरा परिवार बना, वो दूसरा भाव है। मैं बन गया, वो दूसरा भाव बना। ठीक है। तीसरा भाव एक छोटी सी थ्योरी है, इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। किसी भाव से तीसरा भाव उस भाव को मल्टीप्लाई करता है। तो जब हम अपने आगे को देखने का प्रयास करें तो 3 कदम आगे चल दें, 3 स्टेप आगे बढ़ जाएं। मेरे आगे कौन आएंगे? तो मेरे छोटे भाई बहन आएंगे। मैं जब भी छोटे भाई बहन, मतलब मेरे बाद में जन्म लेने वाले जो हुए वो मेरे छोटे भाई बहन ही हुए, तो वो तीसरा भाव हुआ। स्पष्ट हो रहा है? और यहीं पर अगर मैं बड़े भाई बहन की बात करूं तो वहां पर 3 कदम पीछे चल दो। अपने से छोटे के लिए 3 कदम आगे, अपने से बड़े के लिए 3 कदम पीछे, चाहे वो किसी भाव के कारकत्व में है। पिता के भाव से 3 कदम आगे चाचा का भाव, पिता के भाव से 3 कदम पीछे ताऊ जी का भाव। स्पष्ट हो रहा है बात? तो यहां पर तीसरा भाव किसका हुआ? हमारे छोटे भाई बहन का भाव। ठीक है। चौथा भाव माता का, माँ का। माँ का क्यों है वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पांचवा भाव, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पांचवा भाव जो है वो कुदरती रूप से जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए देखा जाता है। पांचवा भाव कुदरती रूप से जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, वो पांचवा भाव बताता है। तो प्राकृतिक रूप से कौन उत्पन्न हुए? पंचम भाव को हम संतान का भाव कहते हैं। पहला संतान पांचवें भाव से देखा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं सातवें भाव पर, छठवां भाव थोड़े देर में। ठीक है। आगे आते हैं सातवें भाव पर। सभी को पता है सातवां भाव क्या है? पति पत्नी, कलत्र भाव बोला जाता है, जया भाव बोला जाता है। लेकिन सातवां भाव ओपन एनिमी, प्रत्यक्ष शत्रु का भी भाव है। अब आप बोलोगे कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि पति पत्नी का भाव है और आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि प्रत्यक्ष शत्रु का भाव है, तो कैसे? तो थोड़ा सा लॉजिक को समझने का प्रयास करें। क्योंकि बातें मर्यादा
विहित नहीं हो सकती। इसलिए मैं थोड़े देर के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। जब हमारा विवाह होता है और पत्नी से आंतरिक संबंध बनते हैं तो हमारी ऊर्जा का नाश होता है। वो स्पष्ट रूप से हमारी शक्ति का हरण करती है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, दोनों ही तरह से ऊर्जा का क्षरण होता है। इसलिए इस भाव को, इस प्रत्यक्ष शत्रु का भाव कहा गया है। गुप्त शत्रु छठवें भाव से ही देखा जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष शत्रु जो है वो सातवें भाव से ही देखते हैं। ठीक है। नौवां भाव किसका है? पिता का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तर्क देते हैं। कैसे? ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के लिए में तो 10वें भाव को पिता का भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तब तक नवम भाव है, बाकी फिर उसके पिता का भाव दसम भाव ही माना जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तर्क देते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। चौथा घर किसका घर है? चंद्रमा का। राहुल जी, जी सर। चौथा घर चंद्रमा का। चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? माँ। चौथा भाव अभी माँ को पढ़े हैं ना। जी सर। चंद्रमा माँ का कारक है। और चंद्रमा के कारकत्व में कौन कौन सी चीजें आती है? सामान्य तौर पे अगर कुंडली के चौथे भाव को देखें तो हम क्या बोलते हैं? सुख का भाव, सुकून का भाव बोलते हैं ना। बिल्कुल सर। जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की स्थिति में हो, पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्र हो, उस स्थिति में जब आप खुले आकाश में बैठ जाएंगे तो आपको एक असीम सुकून की अनुभूति होगी, असीम शांति की अनुभूति होती है। चौथा भाव शांति का भी भाव है। वही शांति जो माँ के गोद में सिर रख के मिलती है, वही भाव है चंद्रमा। वही भाव है चंद्रमा का, ये चौथा भाव। चौथा भाव को माँ का भाव इसलिए कहा गया है। अब ध्यान देना, अगर मैं 10वें भाव को पिता का भाव कहूं तो 10वां भाव क्या है? 10वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है। मकर राशि किसका है? शनिवार। शनि का। शनि स्वयं कैसा है? अंधकार वाला ग्रह है। चौथा भाव को मैं बोल रहा हूं उजास, और 10वें भाव को मैं बोल रहा हूं अंधकार। क्या उजास और अंधकार का एक होना कभी भी एक ही परिस्थिति में संभव है? नहीं। जब अंधकार नष्ट होगा तो प्रकाश आएगा, जब प्रकाश नष्ट होगा तो अंधकार आएगा। दोनों का अस्तित्व एक साथ कैसे हो सकता है? दूसरा तर्क देता हूं मैं इस पर। चंद्रमा जल का कारक है। आज से कई हजार वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि जब चंद्रमा कला कला घटते जाती है तो समुद्र में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है वो चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण आता है। वही चंद्रमा जब पूर्णिमा का हो जाता है, वही चंद्रमा जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम चंद्रमा को क्या बोल रहे हैं? जल का कारक। जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया हुआ है। वो चंद्रमा जल का कारक है। और शनि को किसका कारक बोलते हैं? तो आयरन का, लोहे का। और लोहे को अगर जल में डुबो दो तो क्या होगा? जंगल लग जंग जाता ही लगेगा। अब यहीं से स्पष्ट होता है कि पिता का भाव कौन सा होना चाहिए। तो पिता का भाव 10वां कभी नहीं हो सकता। 9वां भाव क्यों पिता का भाव है उस पर भी मैं आपको एक तर्क देता हूं। 9वें भाव से डीएनए देखा जाता है। स्पष्ट है? और डीएनए हमको मिलता कहाँ से है? माता और पिता से। इसलिए 9वां भाव ही पिता का भाव है। कभी अगर कोई कहे तो स्पष्ट रूप से आप
उनका खम भाव पिता का नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए हमको पिता से मिल रहा है, नवम भाव से मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे आते हैं 11वां भाव। 11वां भाव किसका है? तो अभी ही बताए थे, छोटे भाई बहन के लिए 3 कदम आगे, बड़े भाई बहन के लिए 3 कदम पीछे। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताओ कि मेरे ताऊ जी मतलब पिताजी के बड़े भाई, उसको कौन से भाव से देखेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपना। सेवंथ सर, सेवंथ हाउस। करेक्ट। सेवेंथ सर, सेवंथ से। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। सर आप म्यूट हो गए। 8th हाउस। ठीक से ध्यान दीजिए। सर 11th हाउस। चाचा के लिए 11th हाउस। ठीक है, सर ताऊ। यहीं पर चाची की बात करूं तो कौन सा भाव हो जाएगा? ऑपोजिट। फिफ्थ हाउस। चाची के लिए फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। 5th हाउस। ठीक है, Yeah. दादा, दादा किस भाव से देखेंगे? पिता के पिता, मैं पिता को पंचम। नवम भाव से देख रहा हूँ, सर तो पिता से सर पिता फिर 9th to 9th। 9th से third 9th कौन सा हुआ? थर्ड हाउस से। सर फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। हाँ ठीक है, क्लियर हो रही है ये बातें? जी सर। यस जी सर। सर। दादा के लिए हम कौन सा भाव देख रहे हैं? फिफ्थ हाउस। दादी के लिए कौन सा भाव देखेंगे? 11th। 11th। से 10th हाउस सर। दादा की वाइफ उससे 7वां। 7वां का 11th। नवम भाव पिता का, 6। नवम भाव पिता का, और 12th नवम हाउस। की माँ, नवम की माँ सर कौन हुई? 12th हाउस। पिता की माता 4th भाव होगा। दादी। सर 12th हाउस। मतलब 12th भाव होगा। ठीक है, 12th हाउस। 12th हाउस। सर 10th हाउस। सर थर्ड हाउस से नहीं होगा क्या? 12th क्यों हाउस। थर्ड हाउस से होगा? पिता की नवम माता भाव पिता 12th का, हाउस। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सभी को, जी सर। ध्यान दीजिए इस पर। अच्छा पिता की माता, ठीक है। नवम भाव को मैं पिता का भाव बोल रहा हूँ, तो पिता से चौथे भाव को गिनो। चौथे भाव को। पिता से हाँ सर, आप म्यूट हो गए। पिता से चौथा कौन हुआ? 1 2 3 और ये 4, 12वां। 12th हाउस। ठीक है, 12th हाउस। अगर मैं अपनी पत्नी मतलब अपनी सासू माँ की बात करूं, 10th अपनी हाउस। पत्नी की माँ अर्थात सासू माँ की बात करूं, तो वो कौन सा भाव होगा? 10वां भाव। 7वें से चौथा, 7वें भाव पत्नी का, और 7वें से चौथा पत्नी की माँ। ठीक है, और अगर मैं अपने ससुर की बात करूं तो कौन सा होगा? 7वें से 9वां। 7वें से 9वां कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? जी सर। ये तो दादा सा मेरे को बताइए, नाना नानी का भाव कौन सा होगा? मेरी माँ की माँ, माँ की माँ चौथे से 4th चौथा। हाउस से 4th हाउस, 7th हाउस। और मेरे माँ के पिता, माँ की 4th हाउस से चौथे से 9वां। 9th हाउस। 12th हाउस। 12th। मतलब नानी और दादी का एक ही भाव है। नहीं, गलत हो रहा है कुछ, ठीक से देख। नानी। मैंने कहा दादी, दादी मतलब नवम से चौथा। चौथा। हाँ, तो 12th आया। ठीक है, 12th हुआ। जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नानी का भाव कौन सा हुआ? तो नानी का भाव चौथे से, माँ की माँ मतलब चौथा भाव माँ का,
और माँ सब से चौथा सातवां। और माँ के पिता, माँ के पिता कौन हुए? नाना। नाना नाना। नाना। नाना और दादी का एक ही हुआ। नाना और दादी 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक है। अच्छा। राहु के कारकत्व, सॉरी केतु के कारकत्व को लेते हैं ना, नाना। नानी और दादा। यस सर। नानी और सॉरी नाना और दादी केतु के कारकत्व में है। स्पष्ट है? ये क्लियर हो रहा है आपको? जी यस। बहुत अच्छे से। ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि पड़ोसी का बच्चा। अभी एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले मेरे खुद के साथ। मैं घर में नहीं था, फोन पर मेरे को एक जानकारी मिली कि पड़ोसी का बच्चा बीमार है। तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि पक्का मेरी पत्नी को कुछ होने वाला है, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी वाली है। अब वो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा वो छोड़ो, ये क्यों हुआ, बस ये बताओ आप लोग मुझे। पड़ोसी का बच्चा सबका। तीसरा भाव पड़ोसी का, उससे पंचम तो उससे पंचम मतलब सातवां भाव। जब सातवां। मैं पड़ोसी के बच्चे के बारे में कुछ बुरा सुन रहा हूँ, ठीक है, पड़ोसी का बच्चा बीमार है या कुछ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी होने वाली है। और हुआ क्या, मेरी पत्नी जो है बच्चे को स्कूल से लाने गई थी, वो बीच रास्ते पे गिर गई और उनका हाथ पैर थोड़ा सा लग गया, चोटिल हो गया। तो ये चीजें स्पष्ट होती है कहीं ना कहीं। ये शकुन शास्त्र में भी इसका उपयोग कर सकते हो आप लोग। बहुत ठीक है, सुंदर। ये हुआ। अब आगे हमने कहा चौथा भाव माँ का। अब माँ के छोटे भाई बहन कहाँ से देखेंगे? छठे भाव से। छठवें भाव से। माँ के बड़े भाई बहन कहाँ से देखेंगे, मतलब बड़े मामा, बड़ी मासी, बड़ी मम्मी कहाँ से सेकेंड देखेंगे? हाउस से। सेकेंड हाउस से। सेकंड हाउस से। क्लियर हुआ? जी उसी प्रकार पत्नी की छोटी बहन साला साली, नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस से। चीजें स्पष्ट हो रही है ना? जी ये यस सर। केवल मैं अभी रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, भाव कारकत्व में अथाह है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको रटवाना नहीं, केवल तर्क को समझें कि क्या चीज कहाँ से कैसे आ रहा है। भाव को भाव से ही जोड़ना है। स्पष्ट हो रही है? बहुत अच्छे। यस सर। आज के लिए आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप लोग वो कर सकते हैं। आप सभी हैंड राइज कर सकते हो जिनके भी प्रश्न है। पीडी सर, आपका डीपी नहीं आ रहा है, लेकिन आप बोल सकते हाँ हैं। अनम्यूट कीजिए पीडी सर, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। लुनिया मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हो। लुनिया मैम। मित्तल सर, आप कर लीजिए तब तक। हाँ हो गया। जी जी, प्रणाम सर, कैसे हैं? राम सर, ठीक हूँ। जब आपसे आप सर बात 2 मिनट बात ही करनी थी और तो कोई प्रश्न नहीं है मेरा, इसलिए म्यूट किया था। मैं आपके सादर चरण प्रश्न करना चाहता हूँ जी। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार है प्रणाम। आपको। मैं बोलूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लुनिया मैडम। मेरा ये प्रश्न था कि बहुत सारे ऐसे एक ही टाइम पे जन्म लेते हैं, तो अगर नक्षत्र भी एक होता है, राशि भी कभी कभी एक होती है, तो बिल्कुल। फिर कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना? तो सबका तो एक ही ये आना चाहिए ना, जो भी है हाँ, इसका कि उत्तर यहाँ पर मिलता समझा है। भी एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है या अच्छी बात होने वाली है, तो एक नक्षत्र हो या एक ही उपनक्षत्र हो और एक ही रास हो, तो कई कई टाइम पे तो एक ही अस्पताल में तो एक ही टाइम पे सबका जन्म होता है, तो वो कैसे प्रिडिक्शन करे? मैंने इसीलिए पहले स्थान काल और पात्र के बारे में बोला था। पात्र, यस। वो व्यक्ति, वो हाँ। व्यक्ति हो सकता है उनको दूसरा डीएनए मिला हो, उसके दूसरे डीएनए के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेशन किया जा कर सकते हैं हम। और वो उसकी पूरी घटना का विवरण किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर सब लॉर्ड का भी सूक्ष्म डिवीजन है। ओके। सब लॉर्ड कहा जाता है। सब लॉर्ड का भी सूक्ष्म डिवीजन है। सब ऐसे।
तो इसके अनंतर बहुत सारे डिवीजन मिलते जाते हैं, तो उसके आधाएं हमको मिल जाती है, जिस पर हम एक्चुअल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दो जुड़वा संतान अगर 1 मिनट के अंदर भी हुआ हो तो दोनों के भविष्य कथन में काफी अंतर हो सकता है। हाँ। जी तो फिर क्या वो जो नक्षत्र उप नक्षत्र होते हैं उसके भी और डीप में जाना बिल्कुल, मैं पड़ता है वही क्या ही सर? बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हाँ नक्षत्र और उप नक्षत्र को ही आधार मानना पड़ता है। और सपोज अगर ये चीज किसी जुड़वा बच्चों पर है, एक ही माता पिता के संतान अगर कुछ मिनटों के अंतराल में हुए और दोनों ही सेम उप नक्षत्र पर ही जन्म ले रहे हैं, तो ऐसे में जो बड़े बच्चे हैं उनके समय को लग्न बनाकर उसका फल कथन लग्न से करेंगे, और जो उससे छोटे बच्चे हैं उसका फल कथन हम तीसरे भाव को लग्न बनाकर करेंगे। तीसरे भाव अभी को ये तो लग्न ये बनाकर, हाँ हाँ, जब एक ही माता पिता से जब संतान हो। हाँ, तो एक माता पिता का, पर अन्य भी ऐसे कोई और हो गया ना अन्य कि का जो हो एक तो ही फिर टाइम पे। हाँ अन्य का हो तो फिर ये जो मैंने अभी दूसरा नियम बताया, जहां पर उप नक्षत्र का भी उत्तरोत्तर विभाजन किया गया है, उसको हम लेंगे। ओके ओके सर, तो वो आप हमको एग्जांपल से बताएंगे? मैडम बिल्कुल। सारी चीजें एक्सप्लेन होगी अभी, है ना, करते हैं अच्छा, आगे। ओके 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 सर, जी हर्ष थैंक सर। यू सर। अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर राम राम। राम राम। सर जैसे हम फलित करने वक्त देखते हैं, जब राहु का फलित करना होता है हमें, तो हम ये देखते हैं भी राहु जिस राशि में बैठा होता है उसके लोड की प्लेसमेंट देखते हैं। वैसे ही जब केपी की बात करते हैं, कोई प्लेनेट राहु के नक्षत्र या सब लोड में बैठा होता है, तब भी हम उसकी प्लेसमेंट देखते हैं, किस घर में बैठा है वो उस घर के रिजल्ट देगा, या उसका जो लोड है वो जहां बैठा है वहां के रिजल्ट देगा। इस पर बनाते हैं, और भाव सिग्निफिकेटर में राहु जिन जिन ग्रहों का एजेंट बन जाता है उन सारे ग्रहों के अकॉर्डिंग उसके फल कथन को करते हैं। सपोज जैसे राहु अगर केतु के नक्षत्र में बैठा, तो केतु जिन भाव में होगा राहु उस भाव का फल देगा। राहु अगर बुध के नक्षत्र में बैठा तो राहु बुध के अकॉर्डिंग फल देना चालू कर देगा। इस तरीके से जिसका एजेंट वो बन जाता है। एजेंट कैसे बनता है वो हम अपने कोर्स में समझेंगे, कैसे एजेंट बनता है। इसका थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं। जैसे राहु बैठ गया मिथुन राशि में, मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध, अब यहाँ पर राहु बन गया बुध का एजेंट। तो राहु जहां बैठा है उसका फल तो देगा, लेकिन बुध जितने भावों का सिग्निफिकेटर बनता है उन सारे भावों का फल भी राहु देगा। स्पष्ट हुआ? असीम सर आप एडमिट कर सकते हो। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, मैं पूछ रहा था कि प्लेनेट के लिए सर नक्षत्र लॉर्ड इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है कि सब लॉर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है, और सब लॉर्ड वो जो फल दे रहा है उसके होने और नहीं होने, मतलब उसके घटने और नहीं घटने को क्लियर करता है, उसको डिसाइड करता है। वो सब लॉर्ड केवल डिसाइडर हुए। अच्छा घटना तो अपने नक्षत्र के अनुसार ही बनाता है। वो अच्छा घटना जो अपने नक्षत्र लॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाया, वो घटित होगा कि नहीं होगा वो सब लॉर्ड बताएगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। उपाध्याय सर, पुरुषोत्तम सर आप एडमिट कर सकते हो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ जी अब बोलिए। Am I audible now? हाँ हाँ जी सर। जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। सर मनीष सर, मेरा आपने जो समझाया वो प्रारंभिक चीजें काफी अच्छी है, लेकिन एक चीज का समाधान मेरा अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ हाँ। वो है नवम और दशम स्थान का जो अपने पिता का बताया वो। क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं कि जब भी हम पति पत्नी का भाव देखते हैं तो स्वयं से 7वें स्थान को देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर माता का स्थान हमने चौथा लिया है तो चौथा से 7वां स्थान जो है 10वां होना चाहिए। हम पिता का स्थान ले रहे हैं ना कि माँ के पति का। थोड़े दोनों ही चीजों के भेद को समझेंगे यहाँ पर। नहीं फिर हमको अपने नहीं, अगर पिता का आप कहें, हाँ, नहीं अगर आप कहें फिर तो वो फिर वैसा हो जाए कि एक बायोलॉजिकल फादर हो गया और एक पालने वाला फादर हो गया फिर। बिल्कुल हो सकता है ये चीजें, लेकिन मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूँ कि डीएनए हमको कहाँ से मिल रहा है।
डीएनए के लिए 10वें भाव का किसी भी प्रकार कोई अस्तित्व अभी तक न किसी एस्ट्रोलॉजिकल रीडर्स में देखने को मिला, न ही कहीं पर भी 10वें भाव का डीएनए से कोई संबंध नहीं मिलता। डीएनए हमको मिल रहा है 9वें भाव से। जैसे हमने दादा दादी नाना नानी के लिए भी देखा, तो हम दादी के पति, नाना के पत्नी, इसको नहीं देखा। हमने वहां पर क्या देखा? स्वयं को आधार मानकर देखा। स्पष्ट हो रही है बात? वहां पर हम अपनी माँ के पति ऐसा नहीं बोलेंगे, हम अपने पिता को पिता ही बोलेंगे। और पिता धर्म से मिलता है और 9वां भाव धर्म का ही भाव है। स्पष्ट है? पिता भाग्य का निर्धारक होता है और भाग्य भाव 9वां भाव ही है। नहीं, आप बिल्कुल कहना सही है, लेकिन फिर भी मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम पिता की बात करते हैं, हमारे समाज में तो पिता और पत्नी, जो पत्नी का पति है वही हमारा पिता है, कोई दूसरा पिता नहीं है हमारा। हमारा पिता वही, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारी माता जी का जो पति है जो वो मेरे पिता हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अगर अब जैसे अगर हम लग्न से चल रहे हैं, तो लग्न अगर मेरा स्वयं का है, तो मैं मेरी धर्म पत्नी के लिए मेरा 7वां स्थान देख रहा हूँ मैं, तो मेरी धर्म पत्नी का जो पति हुआ वो हुआ। मेरी संतान के लिए भी जो पिता मैं ही होऊंगा। फिर संतान के लिए उनकी कुंडली से आप देखेंगे मेरे संतान के लिए पिता कौन है, तो मैं हूं कि नहीं हूं। ये भी एक क्वेश्चन आता है ज्योतिष में। नहीं, एक दो ऐसे केसेस। नहीं सर, ये एक तो हो गई हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच यू आर सेइंग कि मैं पिता हूं या नहीं हूं, या उसका है ना। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रिलेशनशिप है, आप मतलब तो उसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके देखिए कि 90% केसेस मान लिया, हम 10% को अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं, 10% छोड़ देते हैं अपवाद में कि क्या कोई दूसरा पिता भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में हम मान के चले कि पति पत्नी दोनों सच्चरित्र हैं और उनकी संतान है। ठीक है, तो उस हालत में जो पत्नी का पति है, जो माता का पति है, वही पिता होगा संतान। नहीं, उसके पीछे मैंने पहले तो दो रीजन जो बताए जी, वो समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा और शनि। ठीक है, लेकिन ये तो केवल एक मेरा तर्क था कि वो कैसे एक होंगे। बट पति पत्नी, पत्नी जो है वो मेरे डीएनए से संबंध नहीं रखती। मेरी पत्नी मेरे डीएनए के अनुसार नहीं आएगी, लेकिन मेरा बच्चा जो है वह मेरे डीएनए के अनुसार होगा। पर द सेम टाइम सर जो है पत्नी का भी डीएनए जाएगा बच्चे, XY क्रोमोसोम जब जाएंगे, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। माता और पिता से ही बच्चे को डीएनए मिलता है। करेक्ट। लेकिन मेरी पत्नी मेरे डीएनए के अनुसार नहीं होगी। इस बात को एग्री मेरी पत्नी उनके माता पिता के डीएनए से आएगी। बस मैं यही ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डीएनए से मैं अपने पिता को देखता हूं, न कि मैं रिलेशन से। कि पत्नी मेरी माँ का पति वो तो रिलेशन हो गया, मैं केवल वहां पर अपने डीएनए की बात करता हूं। मैं अपनी पत्नी को एक रिलेशन, एक संबंध के बतौर देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने पिता को डीएनए के आधार पर समझ रहा हूं। स्वयं को आधार मान के। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, बिल्कुल सर, कि 9वां भाव पिता का है और 10वां भाव पिता की सारी जवाबदारियां हैं जो निभाता है व्यक्ति, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो नहीं राहुल जी, मुझे आप जो बोल रहे हैं राहुल जी, वो मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि 9वां को पिता बोलेंगे, तो दूसरा स्थान 9वां का धन स्थान हो जाएगा। फिर अगर आप भाव से ही भावात भाव में चलेंगे, तो वो द्वितीय स्थान पिता के धन का हो गया। फिर 9वां से अगर देखेंगे, पिता की वाणी का भाव हो गया वो। दूसरा भाव जो है केवल और केवल जुड़ने का भाव है। अब वो आप किस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है अब सर। पिता का परिवार आप उसको बोल सकते हो, 10वां भाव को। पिता का परिवार, उस परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उन लोगों का आपके प्रति क्या कर्तव्य है, ये हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पिता को कैसे देखें, पिता को 9वां भाव से क्यों देखें, तो पिता को देखने का मूल आधार माँ का पति नहीं, माँ के पति को नहीं बनाया जा सकता। स्वयं को पिता शब्द ही तब उत्पन्न होता है जब संतान उत्पन्न होता है। जब तक संतान ना हो तब तक पिता पिता नहीं बनता। पिता तो शब्द की व्युत्पत्ति संतान में तो पिता की पत्नी से ही हो रहा है ना सर।
कहीं से भी हो, दूसरी महिला लेकिन थोड़ी आ पिता रही है। बन कब रहा है? पिता बन कब रहा है? वो तो पति पहले बन गया, पति तो पहले बन गया, वो पिता ठीक है कब सर, बना? जब संतान। मैं अभी इस समय जो है आपने सबसे सर्वप्रथम कहा था कि जो भी हमने पढ़ा मैं भूल जाता हूँ अभी हाल, आप जो कह रहे हैं अभी उसी को याद रख लेता हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद। भूलने की बात नहीं, केवल मैं तर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा फिर से मैं इसी चीज को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिष्य का जन्म तब होता है जब गुरु बने, गुरु का जन्म तब होता है जब उसका शिष्य बने, पति का जन्म तब होता है जब पत्नी आए। तो इसी प्रकार पिता का जन्म भी तब ही होता है जब संतान बने। इसलिए हम पिता को संतान के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, न कि माता के पति के आधार पर। जी सर, समझ आ रहा है सर। यस सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है? ध्रुव सर। ध्रुव सर, अजय सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मनीष जी, मैनी कांग्रेचुलेशन आपको। अभी ये जो चर्चा चल रही है, हाँ हाँ, माँ का भाव चौथा है तो पिता का भाव 10वां क्यों नहीं? जी जी जो 9वां भाव आप बता रहे हैं वो तो जी जी के हिसाब से सही है बिल्कुल, लेकिन जी जी, इसके लिए देवी भागवत में एक कथा मिलती है हाँ हाँ, कि चंद्र ने गुरु की पत्नी का अपहरण किया था, बिल्कुल, तारा का। जी जी और चंद्र को तारा से जो संपत्ति हुई जी जी वह बुध है, जी जी वह बुध है। अब जो हमारी कुंडली है काल पुरुष की, जी जी उसमें चौथा भाव चंद्र का है जी और 9वां भाव गुरु का है। जी तो चंद्र के जो बुध के माता पिता हुए, जी जी, वो तो चौथा और 9वां भाव कनेक्ट हुआ ना, बिल्कुल तो वही बिल्कुल प्रमाण सर, में ले सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल 9वां भाव सर। क्यों है। मैं थोड़ा सा आप सबको सर से परिचित कराने, आप जो पहले मेरे ग्रुप से जुड़े रहे हैं प्रश्न प्रज्ञा से, वहां पर सर जी का एक आख्यान हुआ था, जिन्होंने ज्योतिष के महात्म्य, कर्म की थ्योरी और ज्योतिषियों के गुण के बारे में बताया था। डॉक्टर घनश्याम गौर सर हैं, जो कर्मकांड और आध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार हैं और ख्याति लब्ध हैं अपने क्षेत्र में। तो मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। एक तो मेरे को आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई थी, और चूंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पिक्चर भी नहीं दिख पाई, तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु तुल्य हैं, और आप जुड़े इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता पूर्वक मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, मैं तो जुड़ा ही रहूंगा भविष्य में भी। बिल्कुल सर, प्रणाम। जी जी सर। अजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाह, जो चर्चा चल रही थी ना, जैसे 5वां भाव जो है ना, भविष्य का भाव भी कहा जाता है, और 9वां भाव भूतकाल का भाव भी कहा जाता है। अगर आप उससे भी देखें तो पिता जो है वो भूत होता है संतान का, व्यक्ति का, और संतान जो है हमारी भविष्य होती है। आप उस तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल, तर्क तो दिए जा सकते हैं। और बहुत दूसरा बहुत धन्यवाद दूसरा आपका। एक चीज और है, जैसे जी जी 9वां भाव है जो वो जैविक है, और जो 10वां भाव है ना, वो पिता के जी, कर्म को सपोर्ट करता है। जैसा आपने बताया ना, सेकंड वाला सपोर्ट करता है, तो है कहीं ना कहीं 10वां भाव भी कुछ ना कुछ रिलेशन तो रखता है पिता से, लेकिन पिता यस, को जो सपोर्ट करता है, जो पिता के कर्म को सपोर्ट करता है, मतलब वो दूसरा व्यक्ति हो सकता है कोई। उसी तरह से जैसे 11वें भाव को गुरु, उसके उत्तर उत्तर जाएंगे तो वो गुरु को कहा जाता है। इस तरीके से आप ले सकते हैं अगर उसको। पक्की है, जैविक पिता तो 9वां भाव ही है। जी, यस सर। धन्यवाद सर। राजेश कुमार सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हो। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। वीडियो ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सर मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके बच्चों में। प्रणाम प्रणाम। तो आपसे सीखने हैं, वार्तालाप भी करना है। आपने पहले कहा था कि पिछला भूल जाओ, मेरे को आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। सर मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं राहुल सर का
स्टूडेंट हूँ, मुझसे बहुत शिक्षा ली है। आपसे शिक्षा लेने का मेरा भाग्य होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नवम भाव पिता का ही है, चौथा भाव माता का ही है। जो आप सिखाएंगे हम सहनशीलता से सीखेंगे, और आप में भी बहुत सहनशीलता है, जो आप हर एक की बात सुनकर बहुत अच्छे विचार से बता रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, विद्वान होना और ज्ञानी होना में अंतर है। जो पढ़ा लिखा है, जानकारी रखता है, वो अवश्य ही विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी वो है जो उस तत्व के रहस्य को जान चुका है। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। तत्व के रहस्य को जानने के लिए अपना अनुभव भी हो सकता है, इष्ट कृपा भी हो सकती है, अपने संस्कार भी हो सकते हैं, अपना कर्म भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत बड़े हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो गुरु के गुरु है आप। मैं आपके आगे कुछ प्राणी हूँ, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हरीश सर, हाँ हरीश सर। विजय सर। हरीश सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर ये अभी जो चर्चा चल रही थी ना, उसमें ना दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कारक, जब हम किसी भाव की बात करते हैं, कारक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सर ने, पीडी सर ने बोला कि 9th हाउस क्यों, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया भी 4th हाउस भी क्यों है माता का। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो उसमें आंसर ये निकलता है कि 4th हाउस का कारक चंद्र होता है, इसलिए वो हम माता जी को बोलते हैं। वैसे से 9th हाउस हम पिता या मानेंगे कि उसका कारक गुरु होता है और सूर्य होता है। तो सूर्य पिता है और गुरु ही पिता के तुल्य होता है, इसलिए 9th हाउस इज द करेक्ट आंसर एज कंपेयर टू 10th हाउस। बिल्कुल हर्ष सर। और इसको बोलते हैं ना, ज्योतिष में तत्व आते हैं ना, उनमें तत्व पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तीनों का तत्व एक होता है। तो पिता पुत्र दादा सभी एक ही तो रूप है, अलग अलग थोड़ी। तो वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। अब विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर, इसका एक ये भी लॉजिक है कि हम अपनी संतान को पंचम भाव से देखते हैं, तो 9 से हम आगे पंचम देख चलेंगे तो हम खुद से हम आ जाएंगे, वहां से हमारा लगन आ जाएगा नवम से पंचम। ठीक है। एक चीज बहुत बड़ी बात जो अक्सर छोड़ दी जाती है, मैंने कहा पंचम भाव जो होता है वो कुदरती उत्पन्न चीज का होता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। एक पेड़ पृथ्वी पर उगा, वो कुदरती उत्पन्न हुआ, और उस पेड़ पर फल लगे, तो उस फल को नवम से फल को, नवम से, क्योंकि पंचम भाव से तो पेड़ उगा पृथ्वी पर, वो कुदरती रूप से पंचम भाव से उत्पन्न हुआ, और फिर पंचम से पंचम नवम, उस पेड़ पर फल लगे। स्पष्ट हो रही है? तो आपकी बातें कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रही है। अब सर मेरा क्वेश्चन ये था जी कि मतलब पड़ोस में एक साथ एक ही समय पे एक ही तारीख पे और उसी उसी मंथ में एक बच्चा हुआ, उसी दिन मतलब, और टाइम भी एग्जैक्ट है, तो जब बिल्कुल दोनों में फर्क होगा उनके प्रिडिक्शन में या उनके। बिल्कुल फर्क होगा, बिल्कुल फर्क होगा। वो इसलिए क्योंकि वहां पर केवल स्थान और काल एक हो रहे हैं, लेकिन वहां पर पात्र भेद है। स्थान काल पात्र अगर तीनों एक हो जाए तो मैं एक बार ये कह सकता हूं कि हाँ, प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो सकती है करके, एक ही हो सकती है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज विभेद, एक चीज में विभेद आ जाए, तो वहां पर कभी भी फलित एक समान नहीं हो सकती। और ट्विंस वाली कंडीशन हो जाए सर? ट्विंस वाली कंडीशन में तो एक साथ संभव ही नहीं है। वो तो कुछ सेकंड का अंतर तो आएगा ही, और कुछ सेकंड में सब लॉट चेंज हो ही जाता है। कुछ सेकंड में सब लॉट चेंज हो ही जाता है। वो डिफरेंस आ जाएगा उसमें। उसको तो बहुत इजीली हम गणना कर सकते हैं। ट्विंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चे को लग्न से, दूसरे बच्चे को तीसरे भाव को लग्न बनाकर उसका फिर फल कथन करिए।
ठीक है। सब लोड और सब लोड का टाइमिंग का कितना डिफरेंस रहे हो जाता है सर? इसमें कितने टाइम में बदल जाता है मतलब? लगभग 46 सेकंड से लेकर 9 चेंजेस आ सकते हैं। 46 सेकंड से लेकर 9 मिनट तक जी। सब लोड में चेंज आ और जाता है। सब लोड तो और भी सूक्ष्म है, उसकी गणना तो और भी थोड़ी सी सूक्ष्मतम रूप से ही की गई है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर कल का और भी बता दीजिए, कल का सेशन क्या है? कल हम जो हमारा मूल कंटेंट है टाइमिंग ऑफ इवेंट पे, उस पर थोड़े से भाव की बात करेंगे, फिर उस पर एक लाइव केस कर सकते हैं कि कोई टाइम कैसे निकलता है, उस पर एक प्रेजेंटेशन हम देंगे। तो घटना के समय तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि ये तो एक दिन में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, उस आधार पर वो कैसे निकला केवल एक आपको क्रियाविधि समझ में आएगी, उस पर चर्चा करेंगे हम कल। जी सर। जी सर। और क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, आशा है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स एवरीवन। आप सबने अपना समय दिया, और सबसे बड़ी बात सर ने, मनीष सर ने इतना समय दिया, 2 घंटे लगभग, और सबके प्रश्नों के बहुत ही धैर्य के साथ आपने उत्तर दिए। तो कल हम मिलते हैं 9 बजे, आप सब रेडी रहिएगा, ठीक है। जो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो टाइम से आ जाए, क्योंकि जूम में 100 लोगों का स्पेस है। बाकी लोग यूट्यूब लाइव पे कर सकते हैं, तो आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी थैंक को यू। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।